तो लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ा था आपका राज्य के मूलाधिकार, राज्य के खिलाफ प्राप्त मूलाधिकार। देखिए जो मूलाधिकार प्राप्त है वो राज्य के खिलाफ है ना, राज्य को सपोर्ट नहीं करते, राज्य को एम्पावर नहीं करते हैं। एम्पावर करने का काम राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। ये राज्य को एम्पावर करने का काम भी करते हैं और राज्य को ज़्यादा बाध्यकारी नहीं है राज्य इनके लिए। और ये आपका आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 ओपन करिए। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है, इनका प्रवर्तन करवाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राज्यों को ये बताया गया है कि राज्यों को किस दिशा में कार्य करना है जनता के लिए, इसका प्रयास करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयास ये है कि वो क्या करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को ये निर्देश देते हैं कि वो जनता के अधिकारों के लिए, जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसे बाध्यकारी क्यों नहीं बनाया गया। चाहते तो इसको भी बाध्यकारी बना देते, इन्फोर्स्ड बना देते। इस पर जितनी बातें लिखी हैं उसे लागू करवाने के लिए आप न्यायालय भी जा सकते थे, लेकिन ये चीज़ें नहीं करवाई गई। उसके पीछे एक कारण है। कारण क्या है? कारण बहुत स्पष्ट है। चूंकि आपको पता है कि भारत एक औपनिवेशिक राज्य रहा है, साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण का शिकार रहा है, औपनिवेशिक शोषण का शिकार रहा है। तो ऐसे में संसाधनों की पर्याप्तता राज्य के पास नहीं होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट था, है ना। अब संसाधनों की पर्याप्तता यदि राज्य के पास नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, कल के दिन आप कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो राज्य कैसे आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। तो ऐसे में इसको हमने क्या किया कि राज्य को समय के साथ जैसे जैसे राज्य के संसाधन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे राज्य इसको लागू करता जाएगा। तो राज्य के लिए, उसके कानून बनाने के लिए, उसके जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके उत्तरदायित्वों को निर्धारित करने के लिए, उसे निर्देशित करने के लिए निदेशक तत्व बनाए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ थ्योरी दी गई है। इसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। स्पष्ट है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, आसानी से इसे समझना। और इसके जितने आर्टिकल हैं, अभी तक हो सकता है आप आर्टिकल्स में डिस्टर्ब होते हो, मैं आर्टिकल आपको याद करा दूंगा। आज के सेशन में हम आर्टिकल पूरे याद करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आर्टिकल 36 आपकी परिभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 एक ही है। आर्टिकल 12 क्या था? आर्टिकल 12 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा की बात थी और आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा की बात है। आर्टिकल 36 भी वही बात बोलता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। तो क्या था राज्य का अर्थ? वहाँ पे राज्य का मतलब क्या था भाग 3 में? क्या क्या मैंने बताया था? हाँ, संसद, राज्य की विधायिका और राज्य, भारत सरकार, राज्य की सरकार, भारत सरकार के अंतर्गत, राज्य की सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी संस्थान हैं, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने राज्य बहुत स्पष्ट बता दी है कि और न्यायपालिका राज्य के दायरे में नहीं आती है। तो यहाँ पे यही चीज़ स्पष्ट की गई है। आर्टिकल 36 आर्टिकल 12 इक्वल है, 12 3 36। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा, राज्य किसे कहेंगे, क्योंकि हर जगह राज्य शब्द लिखा हुआ आएगा तो पहले ही राज्य इन्होंने स्पष्ट कर दिया आर्टिकल 36 में। स्पष्ट है, 36 याद हो गया। आर्टिकल 37, अच्छा पहले आर्टिकल 33 बताओ, आर्टिकल 33 क्या है? आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33। हाँ, मुझे पता है गलती करोगे इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। 33 में, आर्टिकल 33 में एक में भी सीआरपीएफ का डंडा आता है ना, जो रैपिड एक्शन फोर्स रखती है, जो आरएएफ, प्लास्टिक का डंडा होता है, उसमें थोड़ा बहुत करंट भी दौड़ता है। सोच रहा हूँ एक रख लूँ, बिल्कुल बढ़िया से जो है। हाँ, संसद को मूलाधिकार व विधि 33 हाँ, लाइव ऑफलाइन में
मूल अधिकार समाप्त होना, कम होना, सशस्त्र बल जितने भी हैं उनके मूलाधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 है फौजी कानून या मार्शल लॉ, सेना कानून, आर्टिकल 34 है। इतनी छोटी सी बेसिक सी बात, इतनी संसद कम कर सकती है मूलाधिकारों को, ख़त्म कर सकती है, सशस्त्र बलों के जो फंडामेंटल राइट हैं वो नहीं होंगे। तो ऐसे में फिर आरएएफ का डंडा ही काम करेगा आप लोगों के लिए। अब इतनी बेसिक सी चीज़ें, इतना मैं मतलब पागलों की तरह गले फाड़ फाड़ के आप लोग को याद कराता हूँ एक एक चीज़ को, फिर भी आप लोग यदि नहीं करोगे तो फिर उत्साह कम होता है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 37 आपका जो है वो क्या है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू ना होना, इससे जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 36 पहले देखिए, आर्टिकल 36 में डिफाइन किया गया, आर्टिकल 12 आर्टिकल 36 डिफाइंड है। आर्टिकल 37 है आपका, इस भाग के अंतर्निष्ठ उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये बताया गया, यानी डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, देखो लाइव ऑफलाइन वाले जितने भी हैं आप लोग बस जब तक मतलब मैं बताऊं ना तब तक कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बाद जैसे ही मैंने बोलना चालू किया सब एक साथ कमेंट। चलो अब पढ़ो। ठीक है, तो आर्टिकल 37 आर्टिकल 36 क्लियर है। नेक्स्ट अब यहां से डीपीएसपी चालू होते हैं आपके। डीपीएसपी को यदि ओवरऑल देखें तो इसमें हर तरीके के डीपीएसपी रखे गए हैं। ठीक है, इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय, जस्टिस, जो कि आपकी प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं है, यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना की बात करते हैं डीपीएसपी। ठीक, पहली चीज तो ये करते हैं। दूसरी चीज सामाजिक सुरक्षा संबंधी बातें करते हैं कि सामान्य जनता को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। राजनीतिक तथा पर्यावरणीय संबंधी भी निदेशक तत्व हैं, इसमें जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कैटेगरीफाइज हम कर सकते हैं उनको। इसके बाद समाज कल्याण संबंधी भी निदेशक तत्व हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी हैं। तो कई कैटेगरी में बांटा जा सकता है। गांधीवादी विचारधारा के भी निदेशक तत्व हैं, जो गांधी चाहते थे कि शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, पंचायती राज व्यवस्था हो, देश धर्मनिरपेक्ष हो, सेकुलर हो, ये सारी चीजें निदेशक तत्वों पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, आज इथिक्स के लेक्चर में आज से हम लोग गांधी पढ़ेंगे भी, तो आप लोग बहुत अच्छे से उन्हें भी समझेंगे। तो आर्टिकल 36 आपका जो है 38, अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जो कि लोक कल्याण के लिए हो, पब्लिक वेलफेयर के लिए हो। एक ऐसी सोसाइटी को हम डेवलप करेंगे जो पब्लिक वेलफेयर का कार्य करेगी, लोक कल्याण का। जैसे अभी देखिए हाल फिलहाल में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि आर्टिकल 38 के खिलाफ है ये। आर्टिकल 38 मतलब अभी आप जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कोविड के दौरान भारत की जो रेलवे है पूरी तरीके से बंद हो गई है ना, बंद हो गई। निश्चित तौर पे बड़े स्तर का घाटा हुआ होगा रेलवे को, इतने सारे कर्मचारी हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, सबको मेंटेन करके रखना है, घाटा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन पीएम केयर फंड्स में देश के नागरिकों ने खूब पैसा भेजा, लेकिन हुआ क्या, आप अल्टीमेट इन्होंने किया क्या, अल्टीमेट जैसे ही फिर से रेलवे प्रणाली चालू हुई, परिचालन शुरू हुआ। रेलवे, मुझे लगता है कि भारत में यदि परिवहन में सबसे सस्ता परिवहन होगा तो रेल परिवहन है। ठीक है, आप लोग छात्र जीवन में हो तो मैं आप लोगों की कटु सच्चाई बता रहा हूँ कि छात्र को एक चीज़ तो आश्वस्त रहता है कि भाई एक बार मुझे किसी चीज़ का टिकट नहीं मिलेगा। पहले तो सुलभता है, हर जगह पहुँचती है रेलवे, आप कहीं से भी बस, आपको बस सर्विसेज हर जगह से कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी यदि एयर सर्विसेज की भी कनेक्टिविटी नहीं है। यदि आपको यहाँ से उत्तर प्रदेश में ही कहीं जाना है तो हर जगह एयरपोर्ट गिने चुने हैं, 4-6 एयरपोर्ट है। गाजियाबाद में हमारा एयरपोर्ट नहीं है, हिंडन एयरपोर्ट है, वो भी पर्टिकुलर कुछ घरेलू कुछ जगह की सेवाएं देता है। ठीक है, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो आपका रेलवे है इसकी कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, और हम आश्वस्त रहते हैं कि कम से कम जनरल में हम 30, 35, 40, 50, 100 रुपये तक में चले जाएंगे। लेकिन अब इन्होंने किया क्या, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ इन्होंने देखा कि रेलवे के साथ ये समस्या है, तो इन्होंने चालू क्या कर दिया, एक्सप्रेस का किराया लेना चालू कर दिया। जो भी यदि टिकट आपकी कल के दिन आप कैंसिल कराते हैं तो उसका रिफंड नहीं करेंगे, ये भी शुरुआत में किया इन्होंने। तो ये पब्लिक वेलफेयर स्टेट में नहीं आता है। प्राइवेटाइजेशन चलो एक इशू है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के साथ आप खुद देखिए
आपको निजीकरण के दुष्परिणाम यदि देखने हैं तो आपने कोविड-19 में सबसे ज़्यादा देखा किस तरीके से हेल्थ सेक्टर ने लूटा लोगों को। आप देखिए, जो 1 रुपये 10 रुपये का मास्क था, उस मास्क को 150, 250, 300, 500 रुपये में बेचा गया और लोगों ने खरीदा। जो पीपीई किट खरीदने ले जाइए, फेस शील्ड खरीदने ले जाइए, ग्लव्स खरीदने ले जाइए, सब किसने किया? प्राइवेट सेक्टर ने किया, सरकार ने तो नहीं किया। या फिर अस्पतालों में जिस तरीके की लूट चली कोविड के नाम पे, तो कहने का, या फिर जांच कराइए 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की जांच। आप कभी प्राइवेट अस्पताल पे जाते हैं तो होता क्या है, वहाँ पे जांच लिख देते हैं, जांच के नाम पे पैसा कमाते हैं आपसे। वो आपसे सस्ता 300-400 रुपये का उसका, एक मान लीजिए कि कोई अच्छा से अच्छा डॉक्टर है तो 500 रुपये आपसे फीस ले रहा है, लेकिन जांच पे कितना ले रहा है? 4,000 5,000 की जांच लिख देगा तो उस पर उसका कमीशन सेट होता है। चाहे आपकी जांच की आपको जरूरत है नहीं है, आप हर 7 दिन बाद जाइए तो हर 7वें दिन एक जांच लिखेगा आपको, ठीक है? वही जांच दोबारा लिख देगा कि ये पुरानी हो गई। तो ये सब क्या है? ये प्राइवेटाइजेशन के दुष्परिणाम में हेल्थ सेक्टर में देखे। अदर कोई भी सेक्टर देख लीजिए, जियो को ही देख लीजिए, जब से आया तब से मोबाइल कितना महंगा हो गया। पहले होता था कि 10 रुपये का आप रिचार्ज कूपन चलाते थे, 7 रुपये आपके पास आ जाते थे और आने के बाद आराम से आपके, अब क्या होता है, यदि 550 का आप कराते हैं, 900 उसमें वैलिडिटी दी है इन्होंने, उसके बाद आपके फ़ोन में इनकमिंग तक नहीं होगी, वो भी खत्म हो जाएगा, मैसेज भी नहीं आ सकता, आपको कराना ही पड़ेगा। ये प्राइवेटाइजेशन का दुष्परिणाम है। लेकिन एक वेलफेयर स्टेट होने के कारण राज्य को जरूरी है कि अपने देश के, हमारे देश की 80% आबादी गरीब है। हमारे यहाँ पे धन का संकेंद्रण मात्र 1 से 2% लोगों के पास धन का संकेंद्रण है, कुछ गिने चुने टॉप मोस्ट पर्सन है। तो ऐसे में यदि प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो एक दुष्परिणाम ये निकलेगा कि धन जो है पर्टिकुलर कुछ जगहों पर जाके संकेंद्रित होता रहेगा और वो संकेंद्रण राज्य के नागरिकों के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की आबादी इतना देने में, पे करने में, हमारे यहाँ पे पीपीपी क्षमता बहुत कम है। इस मामले में हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है, गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा है। तो आर्टिकल 36 जो कहता है, इस पे कई चीजों को, आय की असमानता की बात भी कही गई है, धन के विकेंद्रीकरण की बात भी की गई। तो प्राइवेटाइजेशन क्या करेगा? धन का केंद्रीकरण करेगा, है ना? तो इन चीजों को भी हमें समझना है। लेकिन इसमें आर्टिकल 38 क्या है आपका? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। सिर्फ आपको इतना याद होना चाहिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात की गई है। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था डेवलप करेगा राज्य, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तीनों तरीके का, प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को आर्टिकल 38 में डिस्कस किया गया है, ठीक है? 3 तरीके का न्याय देती है प्रस्तावना, यहाँ पे आर्टिकल 38 पे है। राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना करे, संरक्षण करे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में लिखा हुआ है, 3 प्रकार का न्याय, और 3 प्रकार का न्याय आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। तो जहाँ पे प्रस्तावना पढ़ते हो वहीं पर आर्टिकल 38 लिख लेना चाहिए आपको। प्रस्तावना में जहाँ पे ये तीनों शब्द लिखे हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वहीं पे अनुच्छेद 38 भी आपको लिख लेना चाहिए। ऐसे आर्टिकल आपको इंटरलिंक होते चले जाएंगे, ठीक है? जहाँ पे प्रियम्बल है, अपने बेयर एक्ट पे आपको ये लिखना चाहिए ताकि आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो धन के विकेंद्रीकरण की बात ये भी करता है। तो आर्टिकल 38 आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी ये 38 आपका न्याय से संबंधित है, जस्टिस से संबंधित है, ठीक है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो आर्टिकल 38 भूलेगा कि नहीं भूलेगा? नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व। राज्य अपनी नीति का विशेषता इस प्रकार संचालन करेगा सुनिश्चित रूप से कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39, और इसके लिए ही 31 गा है। 31 गा भी आपको इसमें डीपीएसपी, कुछ डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट के मतलब वायलेशन को नहीं माना जाएगा, वो चीज़ भी स्पष्ट किया गया, आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निषेध तत्व हैं। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा, सबसे पहले स्त्री पुरुष नागरिकों को समान जीविका के पर्याप्त साधन
प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब स्त्री, ये जो लैंगिक विभेद है इसको आड़े नहीं आएगा जीविका प्राप्त करने में। ठीक, पहली चीज तो ये करेगा। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होगा जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। आर्टिकल 31-39 डी या घा, इसे याद कर लीजिए। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 31 घा ये बोलता है 39 घा पे, माफ करिएगा 39 घा। ठीक है। राज्य जो है आर्थिक व्यवस्था का इस प्रकार से संचालन करेगा जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, इसका बात करेगा। ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार पे ना जाना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के अनुकूल हो, इसका भी प्रयास राज्य करेगा। तो ये 39 ई है। ठीक है, 39 ई। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 39 है ये अपने आप में, जैसे कि नरेगा, आप अब पहले नरेगा था 2006 में, अब मनरेगा हो गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। तो स्त्री और पुरुष कर्मकारों को जीविकोपार्जन के समान वहाँ पे समान रूप से सबको कि भैया 100 दिन का रोजगार मिलना है, एक जॉब कार्ड बनेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा, गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। यदि नहीं मिलेगा तो राज्य आपको उसकी क्षतिपूर्ति करेगा। तो स्त्री पुरुष सभी के लिए ठीक डिस्कस किया गया है, पहली चीज तो ये। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे सर्वसाधारण का हित हो। जैसे आपको पता हो जमींदारी उन्मूलन प्रथा समाप्त की गई, तो ये इसी के उसके तहत है कि जो भौतिक जमीनें थी जो एक ही व्यक्ति के पास होती थी, तो जमींदारी प्रथा समाप्ति के बाद आर्टिकल 39 का बी क्लॉज लगाया गया कि नहीं लगाया गया? बी क्लॉज ही तो कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे सर्वसाधारण के हित को बनाए रखा जा सके। ठीक है। इसके बाद आपका सी था, इसका 39 का सी कहता है कि आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार किया जाएगा जिससे धन एवं उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो आपको पता होगा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये सब यही प्रयास हैं। आप कोई भी योजना उठा लीजिए, कोई भी स्कीम ले लीजिए, सरकार का कोई भी कदम ले लीजिए, सारा किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है। अब लेकिन बैंकों का विलयकरण जो हो रहा है, छोटे छोटे बैंकों को खत्म करके बड़े बैंकों में बनाया जा रहा है, ये भी राज्य में नागरिकों के हित में है। कारण क्या है? छोटे छोटे बैंक हैं, उनको अब जैसे कि एक प्रतिस्पर्धा बन गई है यहाँ पे बैंकों में। पहले 26 आपके लगभग वाणिज्यिक बैंक थे, कमर्शियल बैंक थे, अब उनकी संख्या कम करके लगभग सरकार 4 या 5 बैंकों में लाना चाहती है। और इस कारण से आप देख रहे हैं लगातार बैंकों का विलयकरण चल रहा है। किसी को अभी इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक एक हो गए, फिर देना लेना बैंक, सब ये सब खत्म करके एक बैंक बना रहे हैं। वो इंडियन ओवरसीज बैंक, आपका ओरिएंटेड बैंक को पंजाब पीएनबी के साथ मर्ज कर दिया, एसबीआई की जितनी अन्य 5 ब्रांचेस थी सबको एक साथ मर्ज कर दिया। तो धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है? बैंकों को कम करे। कारण ये है क्योंकि यदि छोटे बैंक होंगे कभी भी पैनिक क्रिएट हो सकता है उनके पास वो। और दूसरा क्या, पैनिक किस चीज़ का? फिर जनता का ही पैसा मरेगा। कल के दिन यदि ये बैंकों में से कोई दिवालिया होता है, कोई भागता है, कोई ई रेगुलेशन होती है, तो छोटे बैंकों में पैसा आपका फिर मर जाएगा। तो राज्य इस पे भी प्रयास कर रही है। और दूसरा थोड़ा सा इस व्यवस्था को और सुचारू रूप से संचालन कर पाना। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। इसके अलावा डी है, स्त्री पुरुष कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 39 डी। ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग ओपन करिए आर्टिकल 31 गा। आर्टिकल 31 गा में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 39 बी और सी मूलाधिकारों का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल बी और सी क्या थे? आर्टिकल बी और सी अभी मैंने आपको बताया। बी में लिखा हुआ है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार से होगा जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके। अब जब जमींदारी उन्मूलन कानून लाया गया था, आपको पता है उस समय बड़े स्तर का विवाद हुआ था। संपत्ति का अधिकार उस समय फंडामेंटल राइट हुआ करता था।
और उसी दौरान 31 गा पढ़ के कोई सुनाए 31 गा में क्या लिखा हुआ है? माफ करिए, हाँ 31 गा फंडामेंटल राइट है। हाँ, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की आवृत्ति, यानी कुछ निदेशक तत्व क्या होंगे? प्रभावी होंगे। किस पे? फंडामेंटल राइट पे। जो मूल अधिकार हैं उन पे प्रभावी हो जाएंगे आपके कुछ फंडामेंटल राइट। तो 31 गा जो आपका है वो 39 बी और सी, आर्टिकल 39 बी और सी, यदि ये लागू करने का प्रयास राज्य करेगा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उनसे ऊपर हो जाएंगे, यानी फंडामेंटल राइट की समकक्षता रखते हैं ये। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने का मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन आर्टिकल 31 गा में बोल दिया गया है कि बी और सी को यदि लागू कर रहा होगा राज्य, बी है समुदाय के भौतिक संसाधनों और स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार से हो जिससे सर्वसाधारण, तो अब किसी की भी जमीन, किसी की भी संपत्ति, भूमि अधिग्रहण, इतने सारे कानून हैं, यदि राज्य इनका प्रयास करेगा तो आर्टिकल 31 गा लगेगा उसमें, क्योंकि बी को लगाया जा रहा है। दूसरा, अगला क्या है? अगला था सी है, आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण और संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि धन एवं उत्पादन का सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो। अब मुझे पूरे 31 गा थोड़ा सा बहुत तेजी से पढ़ के सुना। अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई भी जो भाग 4 में अधिकृत या सभी किन्हीं तत्वों में सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावित करने वाली है, इस आधार पर पूर्ण नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत या उसे छीनती हैं या न्यून करती हैं, और कोई भी इसमें या घोषणा की है कि वह ऐसी नीति को प्रभावित करने के लिए किसी न्यायालय या इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करती है। परंतु जहां ऐसी किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है वहां इस अनुच्छेद की उत्पन्न उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है या उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताया, उसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, स्पष्ट है। आसान भाषा में ये है कि आर्टिकल 39 बी और सी को लागू कराना होगा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना जाएगा। बहुत क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये क्लियर हो गया आर्टिकल 39 सभी का। आर्टिकल 39 याद हो जाना चाहिए। आर्टिकल 39 के तहत राज्य ने स्त्री पुरुष कर्मकारों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराए हैं। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से किया जाएगा सर्वसाधारण का हित हो। आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि धन और उत्पादन के साधन सर्वसाधारण के लिए हितकारी संकेंद्रण ना हो, और स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। और मैंने आपको यहाँ पर यह भी बताया कि आपको आर्टिकल 31 का फंडामेंटल राइट के ऊपर रखता है किसको? 39 बी और सी को। 39 बी और सी को लागू कराया जाएगा तो ये नहीं माना जाएगा कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बनाई गई ये व्यवस्था। क्लियर है? क्लियर है। और ये स्त्री पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग होने के आर्थिक आवश्यकता विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े कि उनकी आय, और छोटे बच्चे हैं खदानों में काम करें, है ना, शीशा उद्योग में पता चला काम करें, शीशा की दुकानों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हो, तो ये क्या है? सुकुमार अवस्था है, ये कार्य उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो हजार्डस वर्क हैं जिस पे बच्चों की आयु, उनकी उम्र, उनकी मैच्योरिटी, इन सब का, जैसे कि कोयला उद्योग है, खनन उद्योग है, किसी तरीके का ऐसा उद्योग, या सीमेंट उद्योग है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जहाँ से बच्चों की जीवन को संकट में पड़ सकता है, उनमें ये नहीं रहेंगे। ठीक है, लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं, लोहा उद्योग है। अभी लोहा मंडी चले जाए घूम के, यहाँ बहुत बच्चे काम कर रहे होंगे। कई बार मैं दिमाग में आता है कि सनकता है दिमाग, फिर मैं सोचता हूँ क्यों पछड़े में फंसा जाए। ठीक है, नहीं तो यहाँ तो सब एक तरफ से पकड़े जाएँ काफ़ी अच्छे से। नेक्स्ट है आपका, ये है रोजगार वगैरह नहीं है ना देश में, दिक्कत तो यही है। रोजगार के संसाधन ऐसे हैं, हाँ, मजबूरियों में ही कर रहे हैं लोग। यहाँ पे जितनी झुग्गियाँ हैं सब झुग्गियों के बच्चे लगे हुए हैं, सुबह शाम तक काम करते हैं। ठीक है, क्विंटल्स के, वो तो छोटे बच्चों की हो गई, महिलाओं की हो गई, इनकी पेमेंट कम ही होती है। अब खुद देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपके घरों में ही, जब आपके घर निर्माण होते हैं, भवन निर्माण होते हैं, तो सर में ईंटा रह के ऊपर ही चढ़ाते हैं। कितनी उम्र होती है?
छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लाया जाता है, क्योंकि पैसे की उनको ज़रूरत उतनी नहीं है और वो कम भी। महिलाओं को आप कभी भी देखिएगा उनकी बेगारी कम ही होती है। सरकार तब भी ये कर रही है क्योंकि सरकार ये संविधान में लिखा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो यही करता है। महिलाओं को कम सैलरी होगी, पुरुषों को सैलरी ज़्यादा होगी, समान कार्य के लिए भी, ठीक है। सेम काम होता है, सीमेंट ईंट सब कुछ उठाने का, लेकिन उनकी रेज़ेदारी, उनकी बेलदारी कम होती है, पुरुष की ज़्यादा होती है। तो ये सब क्या है? ये एक तो पैट्रियार्की है और दूसरा जो है एक भेदभाव है। तो इसका 4 आर्टिकल कहता है बालकों को स्वतंत्र और गरिमापूर्ण वातावरण, स्वस्थ विकास के अवसर, सुविधाएं दी जाएंगी। बालकों और अल्प वय व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से उनकी रक्षा की जाएगी। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 39 का 39A, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। वह विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। उपर्युक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो राज्य जो है निःशुल्क विधिक सहायता पे भी कार्य करेगा आर्टिकल 39A के तहत। ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता पे भी राज्य करेगा कार्य। यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। उपर्युक्त विधान या स्कीम के द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधि की व्यवस्था करेगा। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आमतौर पे होता क्या है कि यदि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आर्थिक तौर पे आप अक्षम हैं, तो न्याय बहुत महंगा होता है क्योंकि अच्छे वकील रखने हैं तो अच्छे वकील रखने का आपको पता है कि उनका चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो अच्छे वकीलों का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात आर्टिकल 39A के तहत की गई है। ठीक है, आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का ये भी हो गया है 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाए। ठीक है, आवश्यक हो। तो ये भी आपका आर्टिकल 40 क्लियर। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य अर्हता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। तो आर्टिकल 41 ये अब देखो आर्टिकल ये याद कर लेना सारी चीज़ें। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर रहते हुए काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य अनर्हताओं के अभाव की दशा में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है कि विकास की दशा यानी कि डेवलपमेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही राज्य आपको एजुकेशन और रोजगार, बेकारी, इन सब पे आपका काम करेगा। ठीक है, आपके हेल्थ, हर चीज़ पे जब तक राज्य खुद डेवलप नहीं होगा, पैसे ही नहीं होंगे, तो राज्य फिर आपकी मदद कैसे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका स्वास्थ्य संबंधी जो योजनाएं आती सब आर्टिकल 41 की। स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं आर्टिकल 41 भी है, आगे और भी हैं, अभी DPSP हैं, ये भी है आर्टिकल 41 भी है, आगे और DPSP है, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आर्टिकल 40 के बारे में तो डिस्कस कर लेते हैं। दरअसल सबसे पहले 2 अक्टूबर 1952 को हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए थे और सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल हो गए पूरी तरीके से, और इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है,
बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। और देखिए 2 बार प्रयास किया गया था, पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 को लागू की गई थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किए गए थे, लेकिन ये दोनों असफल रहे पूरी तरीके से। और इनके असफलता की जांच करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। कौन बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता समिति 1957 को। इसका मूल उद्देश्य ये था कि जनता को हर स्तर पर शामिल करना है, उनको सहभागी बनाना है, सहभागी लोकतंत्र की स्थापना कराना है, और इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत जिला पंचायत, प्रखंड पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इस तरीके की पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक है, जिला पंचायत, प्रखंड पंचायत। अब बाकी त्रिस्तरीय में आपको दो चीजें हैं, नगरीय के लिए अलग है और ग्रामीण के लिए अलग है। ग्रामीण में आपका सबसे बेसिक स्तर पे ग्राम पंचायत, उससे ऊपर प्रखंड पंचायत, उससे ऊपर जिला पंचायत। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा की असफल होने के बाद जो है पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इसको नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इस समिति का ग्राम उद्धार समिति। गांवों का उद्धार करने वाली समिति भी इसे बोला जाता है, ग्रामोद्धार समिति भी कहते हैं। इसका गठन किया गया, अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे इसके, इसी के नाम पे इनको हुआ, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जन्म इसी समय से हुआ। ठीक है, इसमें यह सिफारिश की गई कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और 3 स्तर पर इसको विकेंद्रीकरण करना है हमको। 1 अप्रैल 1958 से इसे लागू कर दिया गया, और सबसे पहले राजस्थान के नागौर विधानसभा में 2 सितंबर 1959 को पहली पंचायती राज व्यवस्था वहां से इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, राजस्थान के नागौर में पहली बार जो है पंचायती राज व्यवस्था को वहां से लागू किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। तो ये तो थी एक योजना के तहत, लेकिन अब इसको संविधान में दर्जा देना था, तो संविधान में दर्जा देने के लिए आगे और समितियां बनाई गई। बलवंत राय मेहता समिति पहली समिति थी और इसी की रिकमेंडेशन के तहत त्रिस्तरीय ढांचा लागू होना था। लेकिन फिर बनाई गई अशोक मेहता समिति। देखो अब इसके बाद आप देखेंगे ना, भारत उलझ जाता है। ये कब लागू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई। फिर भारत उलझता कैसे? एक तो भारत चीन युद्ध हो जाता है, उसमें उलझ जाता है, फिर समय नहीं मिल पाता, देश आपातकाल में चला जाता है, नहीं तो उसी समय ही आपका आ जाता है। लेकिन जैसे ही भारत चीन युद्ध से हम उबरते हैं तो फिर 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है और हो जाते हैं। हमारा जो एक प्रमुख व्यक्तित्व था पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक और आकस्मिक मृत्यु होती है लाल बहादुर शास्त्री की उज्बेकिस्तान में, वो आकस्मिक मृत्यु में हो जाते हैं। देश में एक राजनीतिक संकट आ जाता है। क्यों? अब लीड कौन करेगा देश में? ठीक है, बहुत उस समय बहुत बवाल था। उस दौरान देखेंगे तो कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लीडर नहीं थे, और जो थे भी तो फिर इंदिरा गांधी का चेहरा निकल के आता है। एक छोटी सी बच्ची थी, 17-18 साल की बच्ची थी उस समय इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का चेहरा आता है। पूरा कांग्रेस उसमें भी सहमत नहीं होता है, तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है देश का, और प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर देश समस्या से ग्रस्त हो जाता है। जैसे वो प्रॉब्लम समाप्त होती है वैसे 1971 में फिर युद्ध चालू हो जाता है। ठीक है, उस युद्ध के बाद किस तरह से हम उभरते हैं देश में, फिर हमने 1974 में पोखरण कर देते हैं। पोखरण परमाणु संकट जैसे ही उभरते हैं फिर देश में आपातकाल लग जाता है। आपातकाल लगने के बाद फिर एक नई सरकार आ जाती है। फिर नई सरकार 1977 में प्रयास करती है, जनता पार्टी सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति बनाई जाती है, और अशोक मेहता समिति जो बलवंत राय मेहता समिति है उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसको बनाया जाता है। इस समिति में 13 सदस्य थे। 1978 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को सौंपी थी और 132 सिफारिशें की थी, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी। इसने 2 स्तरीय की बात की, मतलब 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता ने की, इसने कहा 2 स्तरीय होना चाहिए, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। इसने ग्राम पंचायत को गायब ही कर दिया जो सबसे मूल इकाई थी। तो ग्राम पंचायत को किया, इसके बाद इसको भी नामंजूर कर दिया गया, इसे अपर्याप्त माना गया। इसके बाद आपकी एक बनती है डॉक्टर PBK राव समिति। ठीक है, 1985 में बनती है, और इस समिति के अंतर्गत इसको भी ग्रामीण और गरीबी को दूर करने के लिए इसने काफ़ी सिफारिशें की। इस समिति ने विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन ये भी अमान्य हो गई। ठीक है, कौन सी समिति थी आपकी?
PV.K. राव समिति 1985 में बनाई गई। इसके बाद एक समिति और बनाई गई, P.K. थंगुल समिति 1988 में बनाई गई आपकी। P.K. थंगुल समिति के द्वारा जो है 1988 में पंचायती राज व्यवस्था को विचार करने के लिए समिति ने प्रतिवेदन दिया और ये बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह मिलनी चाहिए। इसके बाद आपकी सिंघवी कमेटी बनाई गई 1989 पे और सिंघवी कमेटी की फिर रिकमेंडेशन के आधार पे पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान दिया गया। ये बात थी नरसिम्हा राव के समय पे। नरसिम्हा राव एक बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में जिस तरीके से देश कंडीशंस में गया उसके बावजूद भी उन्होंने देश को हटाया। जैसे क्या क्या कंडीशंस है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आई, भुगतान संतुलन की समस्या आई। कभी भी इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछे कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन से प्रधानमंत्री आपको बहुत अच्छे लगे तो नरसिम्हा राव का नाम लेना मत भूलिएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए, भारत चीन संबंधों को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। उन्हीं के समय में देश में पंचायती राज व्यवस्था लगी, उन्हीं के समय देश में नई आर्थिक सुधार नीति आई जो आज भी लागू है। ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या जो है उन्हीं के कार्यकाल में समाप्त हुई। तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, उसी समय बैंकों के सुधार के लिए नरसिम्हन कमेटी का, तो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, विभिन्न स्तरों पे जो काम किया वो नरसिम्हा राव जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था को फिर भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो आर्टिकल 40 अब आपका लागू हो चुका है। ठीक है, समय के साथ इसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जो हुआ उससे जुड़े हुए कुछ प्रावधान बता देता हूँ। एक अनुच्छेद जोड़ा गया 243, ए से लेकर जेड तक है, बहुत सारे उसके आर्टिकल हैं, जेड ओ तक है। और पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले बोला गया कि इसके सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा समझते हैं क्या होती है? ग्राम सभा क्या? सरपंच को तो आप लोग चुनते हो ना, वो तो पब्लिक चुनती है। अभी जैसे उसी के साथ गांव में जो एक समिति बैठती है जो मुखिया के द्वारा कुछ ये होता है उसको, गांव का हर 18 साल से उम्र का कोई भी व्यक्ति से मिलकर ग्राम सभा बनती है। आप सब ग्राम सभा के सदस्य हो, पता नहीं कितनी मीटिंग में गए होगे आप लोग। होती भी होगी आपके गांव में ग्राम सभा की मीटिंग की नहीं होती होगी, और होगी भी तो आप लायक हो जाओगे नहीं। कभी अपने प्रधान से पूछिएगा भाई ग्राम सभा में होती है, कागजों में सब होती होगी, 4, 6, 10, 15, 50 लोग बैठते भी होंगे उसमें। ग्राम सभा के हम भी सदस्य हैं। जिस ग्राम सभा क्षेत्र से आप आते हो उससे आप जुड़े हुए। ठीक है, जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, जो मताधिकार रखते हैं, वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यानी गांव के वयस्क नागरिकों से मिलकर बनती है ग्राम सभा। समझ रहे हो? और ग्राम प्रधान तो आप चुनते हो, उसके सदस्यों को भी आप चुनते हो, उनका चुनाव होता है वार्डों के हिसाब से। ठीक है, तो एक ग्राम सभा होगी। इसके बाद ग्राम सभा की शक्तियों के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। जिला पंचायतों की जिनकी संख्या 20 लाख से कम है उसमें 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। यानी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पष्ट रखिएगा, ये कभी भी पूछता है कि यदि 20 लाख से ज़्यादा आबादी है तो वहाँ त्रिस्तरीय, 20 लाख से कम आबादी है तो 2 स्तरीय। ये ध्यान रखिएगा। 2 स्तरीय मतलब वहाँ पे आपका जो है गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होगी और जिला स्तर होगा, प्रखंड गायब होगा, बीच वाला गायब होगा 2 स्तर पे। ठीक है, और त्रिस्तर पे तीनों होंगे। क्लियर है? वो शहरी है, शहरी निकाय है। शहर और गांव में अंतर नहीं समझते। मैंने देखा है, जैसे कहाँ देखा है आपने? एक गांव है, मान लीजिए आपका गांव है। ठीक है, उस गांव में ये गांव है, मान लीजिए इस गांव में इतना हिस्सा आपका डेवलपमेंट में है। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पानी जो है सप्लाई वाला आता है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कें पक्की बन चुकी हैं, है ना, बाजार लगती है। समझिए शहर और गांव में अंतर क्या है? कार्यशील जनसंख्या में, कार्यशील जनसंख्या यदि कृषि से उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में लागू हो जाए तो वो शहर में बदलने लग जाता है। कार्यशील जनसंख्या यदि ज़्यादातर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई तो गांव में बदल जाता है, गांव है वो आपका। तो ये आप देखेंगे ना वो क्षेत्र किस चीज़ में है। गांवों के अंदर ही कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो क्षेत्र धीरे 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 आपका इंडस्ट्री उद्योग में या सर्विस सेक्टर पे बदलना चालू हो जाता है। उसको हम कस्बा कर देते हैं। कस्बा मतलब ट्रांजिशन फेज, संक्रमणशील क्षेत्र, ट्रांजिशन हो रहा है उसका, गांव से वो कस्बे में बदल रहा है, वो शहर नहीं बन गया अभी,
वो शहर बनने की प्रक्रिया में है, उसको बोलते हैं कस्बा, टाउन, टाउनशिप बोलते हैं। समझ रहे हो? तो आपका गांव हो सकता है कि आपके गांव में दोनों प्रकार के चुनाव होते हों, नगरीय निकायों के भी चुनाव होते हों और आपके ग्रामीण निकायों के भी चुनाव होते हों। यानी चेयरमैन का भी आपके यहाँ गांव में चेयरमैन भी होगा और आपके गांव में हो सकता है ग्राम प्रधान भी हो, लेकिन चेयरमैन का एरिया डिवाइडेड होगा कि ये एरिया चेयरमैन का है और ये एरिया ग्राम प्रधान का है। ठीक है, अपना घर पता करिएगा कि आप टाउन एरिया में आते हैं कि आप ग्रामीण में आते हैं। ग्रामीण में सुविधाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, नगर पालिका के अंतर्गत आप आ जाएंगे, नगर पालिका के द्वारा फिर गांव को, उस क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, नगर पालिका के द्वारा विभिन्न प्रकार के शुल्कों को भी उद्गृहित किया जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ? तो आपके गांव में होगा, इसलिए आपको पता है। आगरा तो महानगर में आता है ना, उस तरफ नगर निगम है और अरे ये गाजियाबाद में बैठे हो, ये नगर निगम है। यहाँ पे बगल में चल जाओ, बमेटा में ग्राम प्रधान है। कहाँ बहुत दूर जाना है? यहाँ भी गांव यहाँ पे गांव थोड़ा ना, रहीसपुर गांव है आपका गोविंदपुरम में, तो वहाँ पे ग्राम प्रधान होगा। जहाँ गांव में क्या गाजियाबाद, पूरा गाजियाबाद थोड़ा ना कि नगर निगम है। जहाँ पे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जिस क्षेत्र में होगी उसके गांव का, जहाँ पे एक गाजियाबाद के अंदर एक जिले में कितने गांव होते हैं कि पूरा जिला ही हो जाएगा। वो आपका जो जिला होगा वो जिले में कितने गांव होंगे, कितनी तहसीलें होंगी, कितने विकास खंड होंगे, कितने प्रशासनिक इकाइयां बटी हुई हैं ना। यदि आपका जिला नगर निगम है तो इसका मतलब पूरा जो है हर गांव थोड़ा ना नगर निगम के दायरे में आ गया, नगर पालिका के दायरे में आ गया। जितने में डेवलपमेंट के हिसाब से उसे घोषित किया जाएगा, अधिसूचित किया गया, राज्य विधानमंडल का काम है ये, वो करके देगा। क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? ये चीज नहीं हो रहा, समझो थोड़ा सा। ये मान लो, ठीक है, हम गाजियाबाद का एग्जाम्पल लेते हैं। गाजियाबाद 10 लाख ही शहर है, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है इसकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, ये सब बड़ी जनसंख्या वाले ज़िले हैं। ठीक है, हाँ, लखनऊ हो गया, तो ये 10 लाख की जनसंख्या है यहाँ पे। यहाँ पे आपका गाजियाबाद का एक पर्टिकुलर एरिया जो डेवलपमेंट पे है, ठीक है, ये एरिया नगर निगम होगा, नगर निगम होगा। अब इस नगर निगम में रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, सब कुछ होगा यहाँ पे, इसमें सब कुछ उसी के दायरे में होगा। इसके अलावा इसके लिए एक जीडीए बनाई जाएगी, इसका एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी जिसको बोलते हैं जीडीए, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। हर जगह की डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग अलग होती है, हर शहर की। जैसे कि आप मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे भी है, मुंबई की भी है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों अलग अलग संस्थाएं, नगर निगम अलग संस्था है, डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग संस्था है। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे बोर्ड में तो उसमें लिखा रहता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, या फिर बोर्ड में लिखा होगा नगर निगम, यह जमीन नगर निगम की है, यह जमीन, ये कार्य गाजियाबाद जीडीए ने कराया। ठीक है, ये अलग अलग। जीडीए का काम क्या है? डेवलपमेंट अथॉरिटी काम है कि गाजियाबाद का विकास कैसे होगा, विकास प्राधिकरण है ये। ठीक है, एक प्राधिकरण है ये, और इसमें आपका जो पीसीएस ऑफिसर होते हैं वो हेड करते हैं इसको। ठीक है, उसमें एक पोस्ट होती है आपकी विकास अधिकारी की, उसी के अंतर्गत इसमें आते हैं। जीडीए के अंतर्गत भी हो सकता है, आप यदि यूपी का आप चयनित हो तो आप हो सकता है यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, एसडीएम रैंक के भी अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं। नगर निगम आपकी अलग संस्था है, इसके चुनाव होते हैं आपके नगर निगम के। 2 चुनाव होते हैं, पार्षदी का चुनाव होता है और मेयर का चुनाव होता है। यहाँ पे मेयर होता है, यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और यहाँ पे अधिकारी होते हैं, यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, गाजियाबाद का प्रशासन 2 लोग मिलकर चला रहे हैं। पहला चला रहा है आपका प्रशासनिक अधिकारी, एक कार्यपालिका की तरह है मान चलिए। ठीक है, और नगर निगम में चुने हुए प्रतिनिधि हैं आपके। ठीक है, मेयर है और पार्षद है। यहाँ पे बहुत सारे पार्षद हैं, जैसे आपके इस क्षेत्र के पार्षद यहाँ पे शायद लव नाम है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसे लब, हाँ, हिमांशु लब, हाँ हिमांशु लब करके कोई है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो हर जगह के हर गली खोपचे के अपने अपने अलग अलग पार्षद होंगे। गाजियाबाद, अब ये नगर निगम वार्डों में बटा होगा, बहुत सारे वार्ड होंगे इसके, उन वार्डों में उन क्षेत्रों से बटे होंगे। लेकिन अब गाजियाबाद में गांव भी तो हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे खूब सारे गांव हैं। यहीं पे एक गांव, इसके अंदर भी गांव हो सकते हैं। इन गांवों से प्रधान चुना जाएगा। जैसे अब कोट गांव,
सामने ही आपका यहाँ पे कोटगांव है कोटगांव, वहाँ पे प्रधान चुना जाएगा, वहाँ प्रधानी का चुनाव होगा। जहाँ पे चुनाव, तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं नगर निगम हो गया पूरा गाजियाबाद नगर निगम, यहाँ पे गांव भी होंगे। अब गांव में भी हो सकता है आधा गांव गांव हो, आधा गांव कस्बे में बदल गया हो, तो जितना कस्बा होगा तो वहाँ पे नगर पालिका का चुनाव होगा। तभी तो बंटाधार है हमारे देश का। हर 5 साल बाद आधा पैसा इधर ही उड़ जा रहा है, आपके जो टैक्स पेयर हैं उनकी बर्बादी है, और क्या है ये। और ये लोग सब घुट घुट पी जाते हैं, सड़कें वैसे ही पड़ी हैं, सब कुछ वैसे ही पड़ा है। तो ये आपका क्या है, नगर पालिका यहाँ पे है, इतने में आधे में आपका प्रधानी का चुनाव हो रहा है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं, अलग अलग है। अब विकास खंड है, अब जितने विकास खंड होंगे उन विकास खंड है, प्रखंड है, ब्लॉक होते हैं ना, ठीक है। प्रशासन की जो इकाई है, जिला से नीचे जिला बटा होगा तहसीलों में, तहसील बचे होंगे प्रखंडों में, ब्लॉक में बांट दिया गया है इसको। एक ब्लॉक में बहुत सारे गांव होते हैं, ब्लॉक बटा होता है गांवों में, गांव बटे होते हैं वार्डों में, गांव में वार्ड होते हैं, ठीक है। ये है आपका टोटल, ये इससे ऊपर फिर आपका राज्य जिले में, इससे ऊपर आपका संघ। देश हमारा कई राज्यों में बटा हुआ है, राज्य हमारा कई जिलों में बटा हुआ है, जिलों कई तहसीलों में बटी हुई, तहसील कई ब्लॉक में बटे हुए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और होगा, ब्लॉक प्लस विकास खंड होते हैं, डेवलपमेंट क्षेत्र बनाए जाते हैं, विकास खंड क्षेत्र। हर राज्य अपना विकास खंडों में भी बटा होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, ठीक। इसके अलावा आपको शायद पता हो, यहाँ पे चुनाव, यहाँ पे ब्लॉक में बैठता है प्रशासनिक अधिकारी, दोनों चीज़ें बैठेंगी, ब्लॉक प्रमुख भी होगा लेकिन बीडीओ भी होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी होगा, बीडीओ, ठीक है। गांव में प्रधान होगा लेकिन विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, ये वीडियो, ये अलग वीडियो है और ये अलग वीडियो है। ये पीसीएस अधिकारी होता है वीडियो, और ये आपका इसका एग्जाम अलग से होता है, ठीक है। वीडियो के फॉर्म आते हैं, यूपी SSSC कराता है उत्तर प्रदेश में, समझ रहे हो बात को। तो ये अलग अलग है, स्थानीय प्रशासन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यदि आप इसे अच्छे से समझे तो, ठीक। अब मुझे लग रहा है आप लोग आज DPSP भी नहीं समाप्त होने देंगे, चले आगे बढ़ें, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे जानने की ज़रूरत है, प्रधानी का जो चुनाव है, मान लीजिए 5 साल की अवधि दी गई है, 5 साल की अवधि है, ठीक है। यदि चुनाव आपका 3 साल बाद प्रधान गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, त्यागपत्र दे देता है, कुछ भी कर देता है, तो चुनाव आपका 6 महीने के अंदर अंदर करा लिया जाएगा, और जो नया प्रधान बनेगा वो 2 साल के लिए बनेगा, क्योंकि रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 2 साल के लिए। प्रधानी का सिस्टम ये है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई प्रधान 4.5 साल में ख़त्म हो गया, 4.5 साल तक काम किया उसने, गड़बड़ हो गया उसके साथ, तो जो नया प्रधान बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये रिमेनिंग मतलब 4.5 से ऊपर में फिर पूरा करेगा, और नहीं तो इससे पहले जितना रिमेनिंग टाइम बचेगा उसे ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो आपका आरक्षण की बात है, महिलाओं को तो 33% मिला है, वुमेन्स को 33% मिला है आरक्षण, ठीक है। महिला आरक्षण कितना है, 33%। दूसरा, SC ST कैटेगरी का जो आरक्षण प्राप्त है वो वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में है, जितनी जनसंख्या होगी उसके अनुपात में ही वहाँ पर उतने % आरक्षण मिल जाएगा। यदि किसी गांव क्षेत्र में 33% आबादी SC ST कैटेगरी की है तो उसको उतने % का रिजर्वेशन वहाँ पे मिल जाएगा, समझ रहे हैं। सर जी जो आप बताए 4.5 साल, तो क्षेत्र में चुनाव नहीं हो प्रधान का? हाँ, जो आप बताए 4.5 साल के बाद अगर कोई खत्म हो जाता है तो चुनाव नहीं होगा क्षेत्र में? क्यों नहीं होगा, चुनाव तो होगा, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना, लेकिन जो नया चुना जाएगा वो 5 साल तक के लिए होगा। मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद, ठीक है। आरक्षण का मतलब ये होता है कि सीटें रिजर्व हैं, इतने लोग जो है इस, जैसे महिला सीटें हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके गांव में सीट रिजर्व आ गई, आरक्षित सीट आ गई, तो वहां पे महिला कैंडिडेट ही खड़ी होगी, फिर पुरुष नहीं खड़ा हो सकता है, ठीक है। मान लो उत्तर प्रदेश में टोटल महिलाओं को आरक्षण 33% है, तो यदि महिलाओं को आरक्षण 33% है, तो यदि उस 33% में आपका गांव आ गया कि आपके गांव में इस बार महिला सीट है, तो फिर महिला ही खड़ी होगी वहां से, पुरुष नहीं खड़ा हो सकता है। आरक्षण का मतलब ये है, रिजर्व है वो सीट। आप उसमें जाते हैं ना ट्रेन में आरक्षण होता है ना आपका, कि आपने रिजर्व सीट ली है तो आप ही बैठोगे, फिर उस पर दूसरा कोई नहीं बैठ सकता। टीटी आके चेक करता है किसकी सीट है, वही बैठा है कि नहीं। रिजर्व का मतलब ये होता है, ठीक है, समझ रहे हो, स्पष्ट है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है।
अभी आप एग्जाम दोगे पीएससी का तो वहां पे भी एक सीट आपकी रिजर्व है। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो 15% सीटें आपकी रिजर्व है। ओबीसी कैटेगरी से हो तो 27% सीटें रिजर्व हैं। जनरल कैटेगरी से हो तो किस्मत रिजर्व है आपकी, ठीक है। किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी वाले भी आपकी सीट खा जाते हैं। 50% सीटें कहते तो हैं जनरल कैटेगरी की है, लेकिन कहाँ हैं। यदि एससी एसटी वालों के अच्छे नंबर आ गए तो आपकी सीट भी खा जाएंगे, ठीक है। तो घूम फिर के कई बार तो बहुत बुरा हो जाता है। कभी देखिएगा टॉप लिस्ट। फिर इसके बाद जब पोस्ट की बात आती है कि पोस्ट में तो 15% एसडीएम की पोस्ट है, तो इस बार तो एसडीएम की पोस्ट एक भी नहीं आई है यूपी में, ठीक है। आईएएस में है तो वहां पर भी पोस्ट आपकी रिजर्व है, हर जगह पोस्ट रिजर्व है। हाँ डिप्टी एसपी हैं, एसडीएम आ जाएगी, लेकिन अभी ज़्यादा वो नहीं होना कि पोस्ट एक भी नहीं है। सब चुनाव आते 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 सब बहुत बढ़ेंगी सीट। 650 के आसपास तो मुझे अभी जानकारी है कि वैकेंसी हो चुकी हैं, ठीक है। अभी वीडियो की जुड़ी लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी होंगी इस बार यूपी के एग्जिस्ट में, ये जो पीएससी है, ठीक है। लोअर नहीं जोड़ा जाएगा, वीडियो की है 250 के आसपास पड़ी हुई थी खाली, मेरे ख्याल से वो भी जुड़ेंगे आपकी, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका, क्लियर हो गया आरक्षण का मामला, कितना आरक्षण कहाँ पे होगा, ठीक है। 33% महिलाओं को, और कोई राज्य चाहे तो आरक्षण बढ़ा सकता है। बिहार ने, उड़ीसा ने 50% कर दिया, तो आरक्षण को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन संविधान में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। और एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया, अनुपातिक आरक्षण प्रणाली रखी गई यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, चलो एससी एसटी आर्टिकल 243 घ में ये बात की गई है, ठीक है। बाकी अब आते हैं आर्टिकल आपके, नेक्स्ट है 41, अनुच्छेद 41 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार बता दिया था मैंने। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता, अन्य अभाव में सभी लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगा। क्लियर। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता में उपबंध। प्रसूति मतलब यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि महिलाएं हैं जैसे प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो ऐसी सारी स्थितियों में उनके लिए लीव देना, उनके लिए व्यवस्था करना अलग से, तो काम की मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, ठीक। दूसरा है 43 नंबर, कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि राज्य उपर्युक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश को संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। विशेषतः ग्रामों में कुटीर उद्योग और व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो 43 आपको याद रखना है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करेगा। यहाँ पे क्या है, प्रसूति सहायता या मानवोचित दशाओं पे, तो 42 है आपका महिलाओं के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशा, महिलाओं क्या सभी के लिए राज्य काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित कराने के लिए प्रयास करेगा, और ये कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रयास करेगा। 43 नंबर, ठीक है। 43 है निर्वाह मजदूरी। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया 43 से, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। जो काम करेंगे, जो मजदूर होंगे वो भी उद्योगों में प्रबंध ले सकते हैं, वो भी प्रबंध समिति में हो सकते हैं, ये भी कार्य करेगा राज्य। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों एवं अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा, ठीक। 43 ए कर्मकारों का भाग लेना। 43 बी सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन। राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके सोसाई कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, वृत्तिक प्रबंधन, संवर्धन का प्रयास करेगा, ठीक है। आर्टिकल 43 बी। 44 इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं हो पाया, इस पे बड़े बवाल हैं, आने वाले समय पे देखते हैं। देश की सांस्कृतिक विविधता इसके आड़े आ रही है, धार्मिक विविधता आड़े आ रही है। 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात करता है,
ठीक है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 45 नंबर, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा के उपबंध। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 6 वर्ष है, उम्र के साथ खेल देता है कभी कभी है, ठीक है। 6 वर्ष की आयु से कम आयु वाले बच्चों की बात है, ठीक है। 14 वर्ष कहीं लिखा रहता है, गलत है। तो आर्टिकल 45 कहता है कि राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख करने और शिक्षा देने के लिए उपबंध प्रयास करेगा। तो राज्य ने बना भी दिया है, फंडामेंटल राइट 21A बनाया है, ठीक है, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, ठीक है। तो SC ST कैटेगरी और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि राज्य करेगा, उससे जुड़े प्रयास करेगा। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, ठीक है। आर्टिकल 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। राज्य विशिष्टतया मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों यानी ये आपका एक तरीके से आसान भाषा में मैं कहूँ तो ये आपके शराबबंदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मादक पेय, ठीक है, शराब बंद करना, कुछ भी करना, जो कुछ भी है, तो पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करेगा, लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, अपने प्राथमिक कर्तव्यों को मानेगा। राज्य विशेषतया मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 47 आपका किससे है? शराबबंदी से जुड़ा हुआ है। SC ST कैटेगरी और दुर्बल वर्गों के लिए कहाँ लिखा हुआ है? 46, ठीक है। 45 आपका क्या था? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 B आपका सहकारी। 43 B आपका सहकारी सोसाइटी। हाँ क्या? हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मतलब आर्टिकल 97वां संविधान संशोधन किया गया था। 97वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान के 19 में सहकारी सोसाइटी की बात की गई है और इसके बाद जो है इसके लिए एक पूरा अनुच्छेद जोड़ा गया है 9B, उसमें भी सहकारी सोसाइटी की बात की गई है। सहकारी सोसाइटी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। गांव है आपका, गांव में आप एक पर्टिकुलर खेती करते हैं, आप मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं और उसे लीगलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीगलाइज्ड दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे कि मान लीजिए ये दूध है, आनंद आपका अमूल का नाम आपको सुना है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से आप जितने के कार्टेल बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं आप अपना, ठीक है। और उस ग्रुप के माध्यम से आपको, जैसे कि आपके गांव में भी होगी, उर्वरक को लेकर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जहां से आपको उर्वरक प्राप्त होगा, बीज प्राप्त होगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, एक संस्था है, उसके संवर्धन में काम करेगी, ठीक है। सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी बना सकते हो। क्या मिलती है? हाँ रजिस्ट्रेशन होता है, इनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है और इसके लिए बहुत सारे आपको छूटें मिलती हैं बहुत सारी चीज़ों में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में उर्वरक आपको सस्ता मिलेगा, सब्सिडी युक्त मिलेगा, और आप बाहर लीजिए तो वहाँ पर महंगा मिलेगा प्राइवेट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के थ्रू ही राज्य कार्य करती है। 43A है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये प्रबंधन की बात करता है। और 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी की प्रयास करेगा। 42 क्या है? न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में प्रसूति सहायता की बात करता है। 41 क्या है? काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। याद होना चाहिए, आर्टिकल गड़बड़ नहीं होने चाहिए, इनसे भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम पे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 47। क्या था आपका? अनुच्छेद 47 क्या था?
शराबबंदी, ठीक है, मादक पेयों को बंद करने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या किया गया है, 48 रखा गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेषतः गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं नस्लों परीक्षण और सुधार के उनके वध के प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, अभी आप लोग देखते हैं ये जो आप हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर इससे भी जुड़ता है, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, राज्य प्रयास करेगा, कोरोना की वैक्सीन, ठीक है, जो कुछ भी है सब इसके अंतर्गत आता है। 47 इससे जुड़ता है, 47, 42 दोनों जुड़ते हैं। अगला है आपका 48 क्या है, कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, विशेषतः गाय और बछड़ों, अन्य दुधारू वाहक पशुओं की नस्लों परीक्षण सुधार के लिए उनके वध को प्रतिषेध करने का कदम उठाएगा। 48A पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों से रक्षा, राज्य देश और पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, 48A, ठीक, ये आपका जुड़ा हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। 48A किससे जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। 43 एनवायरमेंट, 48 आपका जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर से, 48A जुड़ा हुआ है एनवायरमेंट से आपका। ठीक है, 49 राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता। ऐसा नहीं होगा कि पता चला देश की राष्ट्रीय इमारतों को बेच दिया जैसे नटवरलाल कर रहा था, ठीक है, वो काम नहीं हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जो है ये जितने भी ऐतिहासिक अभिरुचि की जितनी भी चीज़ें हैं इनको विनिष्ट ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं, इनको हमेशा में बना के रखना है, इसका प्रयास भी राज्य करेगा। तो इसके लिए एक संस्था बनाई गई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उसके अंडर में सारे के सारे जितने भी ऐतिहासिक इमारतें आती हैं और उसी का दायित्व होता है कि उन ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करे वो। ठीक है, जहाँ भी जाएंगे आप वहाँ पर लिखा रहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। हाँ, ये आपका जो है अभी आगे चर्चा करेंगे, इसका यहाँ से नहीं है। ये आपका कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ है, आपका यह लिखा हुआ वाहक फसलों की नस्लों के परिरक्षण सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध। ठीक है, तो गाय हत्या भी अनुच्छेद 48 से जुड़ता है। ठीक, 48 आपका 48 से जुड़ता है। 49 हो गया आपका राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक, इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय और शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर को बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थम निपटारे का प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 50 आपका कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक करेगा। इस तरीके से आपके हो गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, आर्टिकल 46 क्या था, SC/ST कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 क्या था, शराबबंदी। शराबबंदी ज़्यादा याद हो गया आप लोगों को, और कुछ होता तो नहीं याद होता। ठीक है, मादक पेयों को पोषाहार स्तर को बढ़ाएगा, जीवन स्तर में वृद्धि करेगा। 48 क्या था, एग्रीकल्चर और पशुपालन। ठीक है, इसके बाद 48A क्या था आपका, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, और एक यहाँ पे बता देते हैं कि भारत का प्रथम अनुसूचित जनजाति विद्यालय MP में बनाया गया है। ठीक है, विश्वविद्यालय MP में बनाया गया है। इसके बाद 49A क्या है, प्राचीन महत्व के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण की बात है। इसके बाद 50 क्या है, लोक सेवा कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना, यानी कि शक्ति पृथक्करण की बात की गई। और आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि का प्रयास किया गया है, आपसी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने की बात की गई है। आर्टिकल 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, उन्हें मजदूरी प्रदान करना। 42 काम की न्यायोचित मानवोचित होना, प्रसूति सहायता प्रदान करना।
ठीक है। 41A कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करना, जैसे वृद्धों के लिए पेंशन सुविधा करती है राज्य, रोजगारों के लिए वेतन और बेरोजगारी भत्ता भी करती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार यानी बेरोजगारी खत्म करने का प्रयास, रोजगार देने का प्रयास। रोजगार कहाँ पे है? 41। रोजगार कहाँ पे? 41। रोजगार कहाँ पे? 41। 42 क्या है? प्रसूति सहायता। 42 क्या है? प्रसूति सहायता। 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी। 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी। 43A क्या है? उद्योगों में प्रबंधन, उद्योगों में प्रबंधन। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता। 46 SC/ST कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद जो है 46 आपका क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, 46। 47 क्या है? शराबबंदी, मादक व्यवस्था, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर में वृद्धि करना, लोक व्यवस्था सुधार करना। ठीक है, 48 क्या है? एग्रीकल्चर और पशुपालन, कृषि और पशुपालन आधुनिक ढंग से हो, वैज्ञानिक ढंग से हो, इसका विकास करना। ठीक है, 48A क्या है? पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। 49 क्या है? प्राचीन महत्व और स्मारकों की वस्तुओं की रक्षा करना। 50 क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक रहना। 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 51 तक याद हो जाने चाहिए। 42 प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता, हाँ, काम की न्यायोचित दशाएं। 41 बेरोजगारी, बेरोजगारी मैंने आपको क्या बोला? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। बहुत कठिन नहीं है ये। राज्य के लिए चाहिए शब्द को लेकर के चलते हैं, राज्य को ये करना चाहिए। ठीक है, राज्य को ये करना चाहिए शब्द है, तो कई बार आता है, पूछता है। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ वाद बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। चेन्नई बनाम चप्पाकम 1951 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल अधिकार एवं नीति निषेधक तत्वों के विरोध की स्थिति में मूल अधिकार नीति निषेधक तत्वों से बड़े होंगे, भावी होंगे। लेकिन दो आर्टिकल आपके कौन कौन से हैं? 39B और 39C। आर्टिकल 31C में लिखा हुआ है इस बात को कि ये मूल अधिकारों को लागू, मूल अधिकारों को ये वो कर सकते हैं, मूल अधिकारों से ऊपर रखा गया इनको। किन आर्टिकल को? 39B और C। ठीक है, इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन हुआ, सभी नीति निषेधक तत्वों को मूल अधिकारों से उच्च स्थान प्रदान कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है, सब कुछ DPSP हैं। लेकिन फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मिनर्वा मिल्स वाद आया। मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का क्या है? मूल ढांचा है, फंडामेंटल राइट, और मूल ढांचे को आप समाप्त नहीं कर सकते, इसके ऊपर कुछ नहीं रख सकते। तो ऐसे में फिर मूल ढांचे का जो 31G लिखा है, 31G तभी लिखा गया था आपका, 31G में लिखा हुआ है ना कि राज्य के नीति निषेधक तत्व तो मौलिक अधिकारों से ऊपर होंगे। उन्होंने बोले ये असंवैधानिक हो जाता है, ये मूल ढांचे को नहीं नष्ट कर सकता, लोगों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता है, नहीं तो आपके फंडामेंटल राइट भी न्यायपालिका ने समाप्त कर दिए थे। इसके बाद एक आपका केस आया था एयर इंडिया स्टैट्यूटरी बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन 1997 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल अधिकारों से यदि मूल अधिकारों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये भी नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में उच्चतम न्यायालय ने बोला था कि 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। तो इसके बाद आपको पता होगा इससे पहले ही 86वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, 86वां पारित हुआ था सन 2002 में। उसके तहत फिर 14 वर्ष के बालकों को फंडामेंटल राइट दे दिया गया इसका। इसके बाद एक रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद आया था 1982 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान का एक मूल अधिकार नहीं है बल्कि नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये स्पष्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और बाकी तो
डॉक्टर अंबेडकर ने नीतिशक तत्वों के बारे में कहा था कि संविधान की अनोखी विशेषताएं हैं और राज्य के नीतिशक तत्व का उद्देश्य लक्ष्य है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, तो डीपीएसपी हो गया, कोई दिक्कत। 39 क्या है, आर्टिकल 39 क्या था, सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, भौतिक संपदा के स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में वितरण करना, धन और उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करना, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देना, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए शोषण से अभिरक्षा करना, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। ये आपका आर्टिकल 39 में अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, मुझे नहीं लगता फिर इसके बाद भूलेगा आपको। अगला है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, राज्य के मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार और नीतिशक तत्व में कुछ अंतर है ना। मूल अधिकार नकारात्मक है कि सकारात्मक है, राज्य के खिलाफ नकारात्मक है, राज्य की शक्ति को कम करते हैं, इसलिए राज्य के लिए नकारात्मक है, आपके लिए सकारात्मक है। ठीक है, और राज्य के नीतिशक तत्व क्या है, सकारात्मक है, राज्य की पावर को बढ़ाते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है। एक चीज़ और है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20-21 जिंदा रहेगा और बाकी के जो डीपीएसपी हैं, नीतिशक तत्व हैं, ये जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये कभी नहीं ख़त्म होंगे, चाहे आपातकाल लगे चाहे जब भी लगे। लेकिन फंडामेंटल राइट ख़त्म हो सकते हैं, नीतिशक तत्व नहीं ख़त्म होंगे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, मूल अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना, आपको पॉलिटिकल राइट देना आपको, लेकिन नीतिशक तत्व का है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति नीतिशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ग्रेविल ऑस्टिन इन्होंने एक बुक भी लिखी है सहकारी संघवाद, कभी आपको पढ़ना चाहिए। इन्होंने बोला है कि एक सामाजिक क्रांति के दस्तावेज हैं। बी.एन. राव को आप जानते हैं, बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने कहा है कि ये नैतिक उपदेश हैं केवल और केवल। सर आइजर जेनिंग्स ने कहा है कि ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा हैं, सिर्फ उन्होंने महत्वाकांक्षाएं अपनी लिख दी हैं जो संविधान सभा में बैठे हुए थे। के.पी. शाह ने कहा है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि हम इसे देंगे या नहीं देंगे ये बैंकों के ऊपर है। अंबेडकर ने कहा है कि इसका उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। के.एम. पन्नीकर ने कहा है इसका उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51A से। मूल संविधान में नहीं था। भाग 4A मौलिक कर्तव्य आपका कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। इससे पहले फंडामेंटल ड्यूटी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन में पूर्व सोवियत संघ पहले था और पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर 1975 में स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया जिसने सिफारिश की और 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 51 क्या अनुच्छेद जोड़ा गया और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन कालांतर में एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002, और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि ये रहे। एक बार जो है मैं सभी मौलिक कर्तव्य आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। पहला है संविधान का पालन करें। ठीक है, उसके आदर्शों को, उसकी संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, यहाँ पे करें शब्द आ रहा है। कई बार क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसमें भी गलत करके आ जाते हैं, जो आपका डीपीएसपी है वहाँ पे चाहिए शब्द है, यहाँ पे करें शब्द है। ठीक है, दोनों में एक तरीके से आपकी इच्छा का भाव है। यहाँ पे व्यक्ति की इच्छा का भाव है, वहाँ पे राज्य की इच्छा का भाव है।
और मौलिक अधिकार जो है वहाँ पे चाहिए शब्द नहीं आता है। प्रस्तावना में भी चाहिए शब्द है, प्रस्तावना भी चाहिए शब्द को प्रभावित करती है। ठीक है, तो कई बार अंतर पूछ लेता है कि ये मौलिक कर्तव्य है या फिर ये मौलिक नीति निर्देशक तत्व है या फिर ये प्रस्तावना है, तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। नहीं तो आसान समझ के इससे भी गलत कराते हैं और इससे भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्लॉज कहता है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा क्लॉज कहता है, दूसरा मूल कर्तव्य हमारा, ये भी वाद योग्य है नहीं है, न्यायालय में लागू कराए जा सकते हैं न्यायालय द्वारा कि नहीं लागू करा सकते, नहीं कराए जा सकते। इसीलिए यदि कोई राष्ट्रगान गाए ना गाए उसकी इच्छा पे आधारित है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। तो दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उन्हें अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किया जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित हों, सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका परिवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रखें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां है माता पिता तथा संरक्षक का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बालक शिक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित हो। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, कितने करे हैं, यहाँ पे कौन कौन से करे शब्द यहाँ पर निकल के आते हैं। पहला है आदर करें, आदर करें, किसका किसका आदर करें। यहाँ पर पहला है संविधान के आदर्शों का आदर करें, संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब का आदर करें। दूसरा राष्ट्र ध्वज का आदर करें। तीसरा राष्ट्रगान का आदर करें। 3 का आदर करें, संविधान के आदर्शों का, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का। दूसरा आता है पालन करें, पालन करें, पालन करें, किसका किसका पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करें। ठीक है, 2 पालन करें हैं। इसके बाद है रक्षा करें, किसकी रक्षा करें, किसकी रक्षा करें, देश की रक्षा करें, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, भारत की संप्रभुता की रक्षा करें, वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करें। ठीक है, अगला शब्द आता है सेवा करें, सेवा करें, तो सेवा करें में भी शब्द आपका है राष्ट्र की सेवा करें। इसके बाद अगला शब्द आता है त्याग करें, किसका त्याग करें, किसका त्याग करें, राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, जो राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध हैं, राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार भेदभाव का त्याग करें। ठीक है, इसके बाद अगला शब्द आता है दया भाव रखें, दया भाव रखें। दया भाव किसके प्रति रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। दूर रहें, किससे दूर रहें, हिंसा से दूर रहें, दूर रहें, किससे दूर रहें, हिंसा से दूर रहें। इसके बाद सुरक्षा करें, किसकी सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, सुरक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। इसके बाद अगला शब्द आता है विकास करें, किसका विकास करें, विकास करें, किसका विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। इसके बाद मानववाद का विकास करें, ज्ञानार्जन का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें। अगला शब्द आता है इसमें निर्माण करें, निर्माण करें। ठीक है, तो किसका निर्माण करें, यहाँ पे भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। अगला है प्रयास करें, किस चीज का प्रयास करें, प्रयास करना है हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और हमें महत्व समझना है, महत्व समझें, महत्व समझें,
एवं परिरक्षण करें, परिरक्षण करें, परिरक्षण करें। किसका महत्व समझें, किसका परिरक्षण करें? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का हम परिरक्षण करें और उसको समझें। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले आदर करें। किसका किसका आदर करना है हमें? संविधान के आदर्शों का आदर करना है, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा शब्द आता है पालन करें, संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करें। इसके बाद अगला शब्द आता है आपका रक्षा करें, देश की रक्षा करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करें, प्रभुता की रक्षा करें, वन्य झील नदी वन्य जीव की रक्षा करें, समाज सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, त्याग करें, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें, धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव का त्याग करें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, हिंसा से दूर रहें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद का विकास करें, ज्ञानार्जन का विकास करें, सुधार की भावना का विकास करें, निर्माण करें किसका? भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों की ओर उत्कर्ष बढ़ने का महत्व समझें, परिरक्षण करें, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का भी हम परिरक्षण करें। 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों के माता पिता को, उसके संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें अवसर प्रदान करें, किसका? शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये मूल कर्तव्य संविधान में एक पवित्र घोषणा पत्र हैं जिनके उल्लंघन में आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि देश के नागरिक होने के नाते आप मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। ठीक है, समझ गए? फंडामेंटल ये आपकी ड्यूटी है। क्या क्या है? संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का आदर करें। देखिए यहाँ पे आदर करें शब्द है, यहाँ पे पालन करें शब्द है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये देखिए यहाँ पे फिर पालन करें शब्द है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देखिए रक्षा करें शब्द है, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। देखिए रक्षा करें शब्द है, मैंने यही चीज़ आपको स्पष्ट की है। आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। सेवा करें शब्द है। भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान की, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। निर्माण करें शब्द है, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, जितने शब्द मैंने अभी आपको बताए। हमारी सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण करें, गौरवशाली परंपरा को समझें। यहाँ पर परिरक्षण करें शब्द है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य झील नदी वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें शब्द है। संवर्धन करें। ठीक है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। माता पिता या संरक्षक हैं, 6 से 14 वर्ष आयु के वाले यथास्थिति बालक के प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। ये हो गया आपका एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट। ठीक है, आर्टिकल 51A तक का हो गया। अब इसके बाद हमें प्रवेश करना है भारत की राज्य व्यवस्था में। ठीक है, भारत की कैसे राज्य व्यवस्था चलती है उसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक, तो एक बार जो है हम इसको भी डिस्कस करेंगे, इसको भी समझाने का मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को। चलिए बढ़े आगे। हो गया यहाँ तक, 51 तक भूलने नहीं चाहिए अनुच्छेद। अब आर्टिकल 51 तक अब आपको नहीं भूलने चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 41 क्या है? रोजगार, रोजगार, बेगारी, बेगारी। दिमाग बैठा लो, हम अनुच्छेद 41 है ना, आर्टिकल 41। ठीक है, हैशटैग मोदी रोजगार दो, यही चढ़ा दो। ठीक है, आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 ये हो गया। आर्टिकल 42 क्या था? प्रसूति सहायता। बस इतना याद कर लो, पूरा आ जाएगा मामला। ठीक है, न्याय काम की न्यायोचित दशाएं। आर्टिकल 43 क्या था? कर्मकारों के लिए। ठीक है, वो 41 निर्वाह मजदूरी। 43 है निर्वाह मजदूरी, 43 है निर्वाह मजदूरी। उद्योगों में प्रबंधन कहाँ पे है? 43A में।
ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन की बात करता है। ठीक है, 44 पता ही है। 45 6 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उनका प्रतिपाल्य करना ये। 46 ST ST OBC SC ST OBC SC ST OBC उनके लिए कार्य करना। 47 शराबबंदी, मादक पेयों को, पोषण स्तर को, ठीक है। 48 एग्रीकल्चर एंड, है ना, पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। 48 पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। 49 राष्ट्रीय संस्मारकों का संरक्षण, ठीक है। 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना। 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। क्लियर, याद हो गए? याद हो गए नहीं याद हो गए? 39 गायब हो गए। गजनी क्या करता था, अपने शरीर में उसने सारे अनुच्छेद लिख रखे थे, ठीक है, उसे भूल जाता था हर 15 मिनट बाद। तो ऐसे ही करना है, पूरे अनुच्छेदों को गुदवा लेना है यहाँ पे। ये कंडीशन आप लोगों की। कुछ कार्ड्स रखता था वो अपने पास, उससे सीखिए कैसे वो याद रखता था। उसके पास तो मस्तिष्क भी नहीं था, फिर भी याद रख लेता था किसका मर्डर करना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, कितने बजे सोना है। ठीक है, उससे तो बढ़िया ही हो ना आप लोग। समान न्याय के लिए सामान्य वेतन, समान कार्य के समान विधिक, सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता 39A है। 39 में राज्य के बहुत सारे कार्य दिए गए, ठीक है, उनको स्पष्ट किया गया कि राज्य के दायित्व क्या क्या है। जैसे कि धन का विकेंद्रीकरण करना है, 39B यही तो है, आर्थिक संसाधनों का क्या करना है हमें इस तरीके से ताकि उसका संकेंद्रण ना हो। समान कार्य के लिए समान वेतन देना है, कौन सा था? 39D। तो थोड़ा सा गजनीश को सीख के सब काम कराना है। सर भी मुड़वा लो, ये बाल वाल कोई मतलब क्या है। कंडीशन आप लोगों की ये है कि थोड़ा सा पढ़ाया जाए, इसके बाद आप लोगों का दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, मैं अपना कर्तव्य, अपना फ़र्ज अच्छे से हो रहा है। रिवीजन में यही करवा सकता हूँ मैं। सारे आर्टिकल रिवीजन का मतलब यही होता है कि फास्ट ट्रैक चीज़ें होती जाएं, और यदि आप नहीं कर पाओ तो दुर्भाग्य आप लोगों का। ज़िंदगी में कभी आपको ऐसे तो कोई नहीं पढ़ाएगा कि एक एक आपको रटवाया करेगा। ठीक है, मैं खूब अच्छे से करा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, अब भी नहीं याद करें तो फिर मुश्किल है आप लोगों का। अब आगे बात करते हैं। यहाँ से भारत की देखिए गवर्निंग बॉडी, जो भारत की सरकार है, उसकी बातें चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ पे देखिए भाग 5 अब शुरू हो जाएगा आपका, भाग 5 भाग 6। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे नहीं डिस्कस करते। मैंने आपको बताया था कि भारत की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है। हमारी जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक है। संघात्मक है। संघात्मक का मतलब है कि 2 यूनिट होंगी, एक यूनिट होगी केंद्र सरकार और दूसरी यूनिट होगी आपकी राज्य सरकार। राज्य सरकार, ठीक है। संविधान में इसके लिए भाग 5 बनाया गया है और संविधान में भाग 6 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक, इसके बाद एक और है केंद्र शासित प्रदेश है, तो भाग 8 है उसके लिए। केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश, ठीक है, इसके लिए भाग 8 है। और जो आपकी और आप जोड़ सकते हैं, शासन सत्ता का और विकेंद्रीकरण है। राज्यों के अंतर्गत ही स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय हैं, ठीक है, तो इसके लिए भाग 9 है। ठीक है, तो भाग 5 भाग 6 भाग 7 नहीं रहा, निर्सित हो गया है। भाग 7 इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसमें जो आपके जो 4 वर्गों में राज्यों को विभाजित किया गया था, ABCD, वो 4 वर्ग समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये आपका जो है संघात्मक व्यवस्था है। सरकार को 3 भागों में यहाँ पर जोड़ के दिखाया गया है संविधान में। पहला है आपकी कार्यपालिका,
कार्यपालिका के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कार्यपालिका के बाद दूसरी है विधायिका, विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरी है आपकी न्यायपालिका। तीनों को यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यपालिका में जो आपके आते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है। 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, मैंने पहली क्लास में ये चीज़ बताई थी, स्थायी अस्थायी। तो यह स्थायी कार्यपालिका है, 5 साल के बाद हर बार राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्र के प्रमुख यही हैं, देश के प्रथम नागरिक यही हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। इसके बाद जो है हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे जिसमें प्रधानमंत्री है। देखो भारत में राष्ट्रपति का पद पूरे संविधान में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री के लिए तो 1-2 अनुच्छेद हैं बस, ज़्यादातर आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे चूँकि शासन प्रणाली आपकी संघात्मक होने के साथ साथ जो आपकी शासन की पद्धति है वो संसदीय है, संसदीय शासन पद्धति है। राज व्यवस्था हमारी संसदीय है, तो राज व्यवस्था चूंकि हमारी संसदीय है, इस कारण से हमारे यहाँ पे वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति ना होकर के प्रधानमंत्री होते हैं। चेहरा राष्ट्रपति का है लेकिन काम प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, इसके मंत्रिपरिषद ये पढ़ेंगे। फिर महान्यायवादी इसी में आते हैं, महान्यायवादी, ठीक है। सब ये कार्यपालिका के प्रमुख हैं, सारे लोगों को हम पढ़ेंगे, इसी में CAG को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपकी ये अब एक आर्टिकल इन्हीं से चालू होने हैं, ठीक है। यहाँ पे राज्य में भी वही है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसके बाद विधायिका चालू हो जाएगी। महान्यायवादी के बाद आपका जो संसद के 2 सदन हैं, केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। फिर दोनों की कार्यप्रणाली कैसे है, कैसे बहुत सारे विधेयकों पारित किए जाते हैं, कैसे क्या तरीका होगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद आप उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 124 से आपका सुप्रीम कोर्ट चालू हो जाता है, न्यायपालिका। तो ये आपको तीनों आप डिटेल से आप जो है पढ़ेंगे भाग 5 में, ठीक है। भाग 6 में फिर आपका केंद्र चालू हो जाएगा, तो आपका राज्यपाल, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मंत्रिपरिषद, राज्य की, हर राज्य की मंत्रिपरिषद है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में ही आपका CM का पद आ जाता है, मुख्यमंत्री का पद आ जाता है। इसके बाद महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे, महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद राज्य की विधायिका के अंतर्गत, राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं, राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। विधायिका हर राज्य में 2 सदनीय नहीं होती है, कहीं कहीं पे 1 सदन है, कहीं कहीं पर 2 सदन है। राज्य की विधायिका में प्रथम सदन जो होता है उसे विधानसभा कहते हैं, दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उनकी कार्यप्रणाली, कैसे कार्य होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी चर्चा होगी राष्ट्रपति के बारे में। भाग 5 है, भाग 5 से अनुच्छेद 52 से लेकर के आर्टिकल 151, ठीक है, 151 तक ये चर्चा हुई है, इसे हम लोग को देखना है, ठीक। चलिए चलते हैं, चर्चा करते हैं। (52) है भारत का राष्ट्रपति। तो 52 इस पद को सृजित करता है। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक होगा, 2 पद नहीं है, एक पोस्ट है आपकी भारत के राष्ट्रपति की। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है, क्लियर है। इसकी शक्ति का प्रयोग वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों को। तो ये है मूर्ख बनाना, ठीक है। यहाँ पे ये बात जरूर लिखी हुई है लेकिन ये बात सत्य नहीं है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित जरूर है, लिखा हुआ है, लेकिन अभी तुरंत ही हम आर्टिकल 74 साथ में देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 53 के बाद आर्टिकल 74 थोड़ा सा ओपन कर लो, एक साथ देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या है, क्या राष्ट्रपति वास्तविक शक्ति को देखता है या नहीं, ठीक है। आर्टिकल 74, यह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात ही दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार काम करेगा। यानी कि राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होते हुए भी प्रधान नहीं है, क्योंकि साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही काम करेगा। तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल देखा जाए तो यहाँ पे स्पष्टता 74 पे ही एक पद लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री का पद। ये है प्रधानमंत्री की पोस्ट। ठीक है, बोल दिया है कि सब कुछ प्रधानमंत्री है। तो आर्टिकल 74 में पूरा एक क्लियरिफिकेशन है। यदि आर्टिकल 53 कोई पढ़े 74 ना पढ़े तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भारत का वास्तविक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है। स्पष्ट है? ठीक है, तो 53 के साथ आर्टिकल 74 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की बात करता है वो। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल संस्था है मंत्रिपरिषद, कैबिनेट। यहाँ पे लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह अपने इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। दूसरा कहता है पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता एवं प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति पे निहित होगा, उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। ठीक है, इसके बाद अगला अनुच्छेद है तीसरा क्लॉज, किसी भी विद्यमान विधि। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे अभी यहीं पे सेना का सर्वोच्च सेना का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति पे ही दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति पे निहित होगा। ठीक है, तो सेना का भी सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीसरा क्लॉज कहता है इसमें किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली समझी नहीं जाएंगी। राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक, यहाँ पे लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्लियर है? स्पष्ट है? ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे याद रखना है 53 भारत का राष्ट्रपति है, 53 आपका भारत की संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात है। ठीक है, ये आर्टिकल इतना ही इसमें याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। तो निर्वाचक गण, एक इलेक्टोरल सिस्टम बनाया जाएगा ये। ठीक है, इसमें कौन कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। यहाँ पर जो इलेक्टेड पर्सन होंगे, यहाँ पे मनोनीत सदस्य राज्यसभा के नहीं होंगे और जो मनोनयन एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि का होगा वो भी नहीं होंगे। होते इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मनोनयन राष्ट्रपति ही करते हैं और चूंकि राष्ट्रपति ही मनोनयन करते हैं तो ऐसे में उनका होना लाजमी ठीक नहीं है। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य नहीं है, विधान परिषद नहीं है यहाँ पे विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं, ये भी स्पष्ट रखिएगा। ठीक, क्लियर है? तो एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, निर्वाचक गण बनाया जाएगा। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर ये भी आते हैं। तीनों राज्यों की जो विधानसभाएं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। ठीक, यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर भी अब यूटी हो गया जहाँ पे एक विधानसभा है, तो उसके भी क्षेत्र सम्मिलित किए जाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव पे। क्लियर है? तो एक निर्वाचक गण बनेगा जो कि राष्ट्रपति को चुनेगा, ये चुनेंगे। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं, ऐसे नहीं चुने जाते जैसे कि लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के आम चुनाव जो होते हैं वो और राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत अंतर है।
ठीक। राष्ट्रपति का चुनाव सबसे पहले अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। दूसरा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। तीसरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब ये क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझो इसको, ठीक है। शॉर्ट में समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आमतौर पे लोकसभा का जो चुनाव होता है, यदि मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम खंभा छू लेने वाली प्रणाली। मतलब जो जितने ज़्यादा मत आएंगे, जैसे 4 लोग खड़े हैं लोकसभा के चुनाव में, यदि 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं किसी भी संसदीय क्षेत्र से, तो 4 लोगों में मान लीजिए कि यहाँ पे इसको 26 सीटें मिल गई, इसको 15 सीटें मिल गई, इसको 12 सीटें मिल गई, इसको जो है 23 सीटें मिल गई, तो ये 26 वाला जीत जाएगा, ठीक है। जो पहला होगा, जो सबसे ऊपर होगा, जो सबसे ऊपर होगा, जिसने सबसे ज़्यादा वोट पाए होंगे, चाहे वो कितने भी वोट हों। देखा जाए तो इन तीनों को मिला दिए जाए तो तीनों के मिलाने का मतलब ये है कि इसको केवल 26 लोगों ने पसंद किया और इसको रिजेक्ट कितने लोगों ने कर दिया, पहले वाले को। रिजेक्शन ज़्यादा है। यदि कोई भी मंत्री है जिसको 31% वोटों जीतता है तो इसका मतलब कितनी आबादी उसके खिलाफ है ना। 69% लोग तो उसे पसंद ही नहीं करते, उन्होंने उसके पक्ष में वोट ही नहीं डाला, लेकिन जीतता कौन है, 31 वाला। ये लोकसभा का है। ये भी थोड़ा सा कहा जाए तो अभी हमारे देश की जनता इतनी मैच्योर नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को रखा गया है। लेकिन राष्ट्रपति के सिस्टम पे ये नहीं है। राष्ट्रपति का सिस्टम जटिल है। अब राष्ट्रपति का सिस्टम समझते हैं, ठीक है। तरीका क्या है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। पहले तो ये, और दूसरा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। वोट डालने वाले लोग कौन हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर प्लस राज्य विधानसभा, जो विधानसभा हैं उसके निर्वाचित, ठीक है, सदस्य, ठीक है। अब इनके मतों का मूल्य मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देता हूँ। मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं कि किसी का कितना मत है, कितना मत माना जाएगा, ठीक है। तो मतों का मूल्य यहाँ पर देखो, मतों का मूल्य कितना होगा। मतों का मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले राज्य में यदि कोई विधायक है, विधायक को आपने चुना है, ठीक है, इसे बोलते हैं MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA के मत का मूल्य कितना होगा, इसके मत की वैल्यू कितने होगी, क्योंकि वोट देने तो यही जाएंगे ना, आप तो जाओगे नहीं, लेकिन राष्ट्रपति तो आपके प्रतिनिधि हैं, लेकिन आपने इसको चुना है और ये राष्ट्रपति को चुनेगा। तो मत की वैल्यू के लिए निकालना पड़ता है राज्य की जनसंख्या, राज्य की टोटल जनसंख्या कितनी है, किसी हर राज्य के अलग MLA का अलग अलग मत वैल्यू होगा। राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में कितने MLA हैं, टोटल MLA की संख्या गुणे 1/1000। ये तो इससे तो MLA की संख्या निकल आएगी, ठीक है। एक MLA का मत यहाँ से निकल आएगा, वैल्यू निकल आएगी, ठीक। उत्तर प्रदेश की निकालना है तो उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी रखिए, टोटल 403 मेंबर रखिए और इसके बाद गुणे 1/1000 कर दीजिए, तो एक MLA कितना वोट माना जाएगा उसका, ये निकल आएगा। एक MLA का वोट हो सकता है कि 25,000 30,000 व्यक्तियों के बराबर हो जाए, कि एक MLA ने वोट दिया मतलब 25,000 लोगों ने वोट दिया। हर राज्य का अलग अलग होगा, जितनी जनसंख्या हर राज्य की कम ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो ये निकला है, तो ये MLA का वोट हो गया। MLA भी वोट देता है और इसमें MP भी वोट देता है, ठीक है, दोनों वोट देते हैं। MLA का वोट अलग माना जाएगा, MP का वोट अलग, यानी राष्ट्रपति को 2 लोग चुनते हैं, MLA और MP बराबर प्रतिनिधित्व होता है। आप 2 बार राष्ट्रपति को चुनते हैं, एक बार MLA के माध्यम से, एक बार MP के माध्यम से, समझ रहे हैं। आप प्रत्यक्ष तरीके से आप राष्ट्रपति को 2 बार चुनते हैं, एक MLA के माध्यम से एक, ठीक है। अब दूसरा जो है MP का मूल्य होता है टोटल MLA के वोटों की संख्या, MLA के टोटल वोट जितने निकल के आएंगे, MLA के टोटल वोट्स, भारत भर के जितने भी MLA के टोटल वोट्स वो निकाले जाएंगे बटे कुल MP की संख्या, भाग दे देंगे तो एक आपको MP के वोट का निकल आएगा माजरा। क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, क्लियर है इसमें।
ये दोनों की मतों की वैल्यू। अब राष्ट्रपति के चुनाव में एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए, राष्ट्रपति को जो चुनाव मिले, वोट पड़े, तो राष्ट्रपति को नियत मतों से जीतना चाहिए, नियत मतों से जीतना चाहिए। नियत मत मतलब क्या होते हैं? नियत मतलब मत का मतलब होता है 50% + 1। राष्ट्रपति को कम से कम 50% से ज्यादा मत होने चाहिए, ठीक है। कम से कम राष्ट्रपति को पद को जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट पाने चाहिए। यदि मान लो टोटल वोट जो है 100 हैं, तो राष्ट्रपति को 51 वोट कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लोकसभा के चुनाव में तो कोई कितने में भी जीत सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई नियत मतों की। और नियत मत कितने हैं, वास्तविक मत कितने हैं, ठीक है, 51। और एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जरूरी नहीं, मान लो कहीं पर विधायक एमएलए की संख्या खाली पड़ी है, कहीं पे मान लो उपचुनाव होने या कुछ भी है, उस कारण से राष्ट्रपति को नहीं किए जाएंगे, उसके चुनाव को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। संसद के पद खाली पड़े, एमएलए के पद खाली पड़े, वो वोट में सहभागी नहीं हो पाए, तो इससे ये नहीं माना जाएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अविधिमान्य कार्य है, ठीक है। अब ये हो गई देखो नियत मतों की बात। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चुनाव होता कैसे है। चुनाव होता है जो संसद होते हैं, निर्वाचित संसद होते हैं, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी एमपी और एमएलए की बात करते हैं। ये कैसे वोट देते हैं? एमएलए ठीक है, ये दरअसल एक प्रेफरेंस सीट मिलती है इनको, ठीक है। एमपी को भी एक प्रेफरेंस सीट मिलेगी, एमएलए को भी एक प्रेफरेंस सीट मिलेगी, ना कि अपना ठप्पा मार के वोट दे देंगे। उसमें सभी राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए ए है, ए चुनाव लड़ रहा है, बी चुनाव लड़ रहा है, सी चुनाव लड़ रहा है, डी चुनाव लड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक बैलेट पेपर मिलेगा, जिस बैलेट पेपर पे सभी उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे। यहाँ पे क्रम लिखा होगा, यहाँ पे क्रम लिख दिया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को मान लो दूसरी प्रेफरेंस, ए को दूसरी, बी को पहली प्रेफरेंस, सी को तीसरी प्रेफरेंस, इसको चौथी प्रेफरेंस भरना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए को पहली प्रेफरेंस, बी को दूसरी प्रेफरेंस, सी को चौथी प्रेफरेंस, डी को, तो आप चुनेंगे कि आप पहले किसे राष्ट्रपति चाहते हैं, ठीक है। एक प्रेफरेंस सीट बनाई जाती है, उसमें आप चुनते हैं, एमएलए और एमपी चुनते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी कौन है, हमारी दूसरी प्रायोरिटी कौन है, हमारी तीसरी प्रायोरिटी कौन है। यहाँ पे प्रायोरिटी चुनी जाती है, समझ रहे हो, ना कि आप ठप्पा मार के चले आते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। सभी एमपी और एमएलए अपनी प्रायोरिटी चुन लेते हैं कि मेरी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है, चौथी पसंद ये है, ठीक। ये एक तरीका होता है, एकल संक्रमणीय मत सिस्टम यही है। एक यहाँ पे प्रेफरेंस बना दिया गया है, सभी एमपी एमएलए ये करते हैं। इसके बाद जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के दौरान पहली प्रेफरेंस को पहले गिना जाता है कि कितने लोगों ने पहली प्रेफरेंस में किसको रखा है। सबसे पहले पहली प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है कि बी को कितने लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा है, ए को कितने लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा है, सी को कितने लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा है। तो इन सब की काउंटिंग निकाली जाती है, ए बी सी डी। मान लो बी को 46 लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा, ठीक है, 100 में निकाल के देखते हैं। बी को जो है 35 लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा। इसके बाद सी को जो है 15 लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा, और डी को जो है 18% लोगों ने पहली प्रेफरेंस में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे 50% तो कोई नहीं पाया ना, 50% + 1 कोई नहीं पाया। यदि ये होता कि पहली बार चुनाव में 52 सीटें यही पा जाता तो ये राष्ट्रपति बन जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई कि 50% कोई नहीं पाया, पहली प्रेफरेंस की काउंटिंग हुई और कोई नहीं 50% पाया। तो ऐसे में क्या होगा, फिर से रिकाउंटिंग होगी और दूसरी प्रेफरेंस देखी जाएगी, लेकिन डी को गायब कर दिया जाएगा। यहाँ पे डी के जितने भी वोट होंगे वो इनको ट्रांसफर हो जाएंगे, तीनों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और डी को दूसरी प्रेफरेंस में हटा दिया जाएगा, और फिर से रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग में फिर वही एलिजिबिलिटी 50+ सीटें जिसको रिकाउंटिंग में मिल जाएंगे, दूसरी प्रेफरेंस में मिल जाएंगे, वही भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना। बाकी ये चीज़ मैंने डिटेल क्लास में बहुत पढ़ा है, एक वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यदि डिटेल से समझना है 2 घंटे की प्रॉपर क्लास, उसमें स्पष्टतया मैंने खूब अच्छे से समझाया है, एग्जाम्पल लेते हुए, गुणा भाग करते हुए, सब कुछ। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि मतलब जैसे तीसरे वाले मतलब नहीं निकला तो तीसरा वाला फिर चला जाएगा। हाँ, फिर अगली काउंटिंग में तीसरा जाएगा। यदि मान लो दूसरी काउंटिंग भी सक्सेसफुल नहीं रहती है तो फिर नेक्स्ट काउंटिंग होगी, इसको हटाएंगे, उसके वोट हस्तांतरित हो जाएंगे ऊपर।
ये तरीका तब तक चलता रहेगा जब तक राष्ट्रपति ही चुन नहीं लिया जाएगा, जब तक 50% +1 नहीं आ जाएगा। ठीक है, बीबी गिरी का जब चुनाव हुआ था तो बीबी गिरी साहब में 2 बार काउंटिंग हुई है, रिकाउंटिंग कराई गई थी उस दौरान। ठीक है, एक बार में वो नहीं चुन पाए थे। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई बात है। अब बाकी का कल पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे। चुनाव अभी आगे मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा कल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और लोकसभा भी हो जाए। कोशिश करेंगे कि अब मैं थोड़ा सा गति बढ़ाऊंगा क्योंकि समय नहीं है हमारे पास ज़्यादा। ठीक है, समय की शॉर्टेज भी है, तो थोड़ा सा मैं गति बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा गति आपको भी बढ़ानी पड़ेगी उसी हिसाब से। ठीक है, चलिए।